I, Sanskriti Jain, And I, Lalit Alai, are glad to welcome you all for our next session at Vishwapreneur 15. अच्छा काम करेंगे तो और काम मिलता है. It's a cycle and you need to keep it going. Is what our upcoming guest, Mr. Hanmantrao Gaikwad, Managing Director and Chairman of Bharat Vikas Group India Limited, believes in. I kindly request Mr. Hanmantrao Gaikwad, Managing Director and Chairman of Bharat Vikas Group India Limited, Professor M.R. Khadilkar, Chirag Agarwal, Convener, Vishwapreneur, to please take their seats on the dais. I now request Professor Khadilkar to kindly felicitate Mr. Hanuman Gaikwad. श्री हनुमंतराव गायकवाड यांनी 1991 साली VIT सारख्या नामवंत कॉलेजमधून BE इलेक्ट्रॉनिक्सची पदवी मिळवली. जेव्हा ते 1997 साली टाटा मोटर्स येथे काम करत होते तेव्हा गावातील 8 गरजू तरुणांबरोबर त्यांनी टाटा मोटर येथेच हाऊसकीपिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळवला आणि आज तेच 8 जणांचे कुटुंब 55,000 जणांपेक्षा मोठे झाले आहे. As an engineering student, he used to take tuitions to support himself through college. Today, he runs a 1,000 crore Bharat Vikas Group India Limited, a facilities management firm which not only has the cream of corporate clients but also maintains Rashtrapati Bhavan, Parliament, and the list goes on. Like millions of Indians, he had no bank balance, no godfather, and no special privileges. But like an entrepreneur does, he found silver lining everywhere. Whatever opportunity came his way, he grabbed it with both hands and made the most of it. He always believed, धंधा करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है. सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम करोगे and you will be successful in whatever you do. आपल्याला माहीत आहे की आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान या मोहिमेद्वारे आपल्याला स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले. आणि श्री हनुमंतराव गायकवाड यांनी ही संकल्पना लक्षात घेऊन बऱ्याच वर्षांपूर्वी आपला उद्योग उभा केला आणि आपण ही संकल्पना लक्षात घेऊन आपल्या जीवनात उतरवून घेऊया आणि या मोहिमेला सहभाग नोंदवूया. Thus, I kindly request Mr. Hanmantrao Gaikwad to enlighten us further through his session. Good afternoon, everybody. लंच के बाद का सेशन है क्या? इन्होंने चैलेंजिंग काम दिया है मुझे. आप सबको नया साल मुबारक. 2015 बहुत कुछ उम्मीदें लेके आया है और मैं आप सबको ये नया साल अच्छा जाने के लिए हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ. बेसिकली यही कैंपस पे मैं 91 में एडमिशन लिया था. डिप्लोमा किया था 1988 से 91 और I used to stay in Sangvi, Grove Pimpri, which is around 20-21 kilometers from this place. साइकिल पे आते जाते थे. खाड़िलकर साहब हमारे तब प्रिंसिपल थे. पिताजी का निधन हुआ था. माँ को 23 रुपये सैलरी थी और मुझे IAS बनना था. तो IAS बनने के लिए डिग्री करनी ज़रूरी थी. तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये अकेला कॉलेज था, अभी मालूम नहीं क्या परिस्थिति है, लेकिन तब ये कॉलेज डोनेशन नहीं लेता था. क्योंकि घर के आजू बाजू में जो कॉलेज थे
जाने माने कॉलेज थे, 12,000 रुपया फीस भरने की प्रॉब्लम था और 1 लाख रुपया 50,000 रुपया डोनेशन देने की तो सोच भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ फी दे के माँ ने एडमिशन दिलवाया। उसके बाद फिर डिप्लोमा के क्लासेस लेना चालू किए। जाम सॉस की बॉटल का एक एजेंसी का काम लिया, वो बेचना चालू किया। मेहनत की बहुत सारी। कॉलेज में विजिटिंग लेक्चर जैसे होते थे, ऐसे विजिटिंग स्टूडेंट करके आते थे। मुझे खाली प्रैक्टिकल में आता था, इतना ही मुझे मालूम है। बाकी लेक्चर में कभी बैठा ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन डिग्री मिल गई। डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेते हो आप, तो डिप्लोमा में मैंने इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ऑप्शन में डाला था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में M3 में क्या सिचुएशन हुई रहेगी। पहली बार 6 मार्क मिले। अभी वो बैलेंस शीट, जो मार्कशीट अभी भी रखी है, मैंने लैमिनेट करके रखी है। सेकंड टाइम 13 मार्क मिले। थर्ड टाइम फिर किसी ने बताया था कि भाई दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते हैं तो अच्छा होता है। तो पेपर देने के बाद 40 दिन दाढ़ी बढ़ाई और 40 मार्क मिल गए। मुझे लग रहा था कि अपना सपना यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये मैथ्स के चक्कर में अब पता नहीं क्यों इतना डिफ़िकल्ट डालते हैं, क्योंकि हमको तो इसरो में जाना नहीं है। इतना डिफ़िकल्ट क्यों करते, लाइफ को समझ में नहीं आता। ये सही में अभी यहाँ पे अगर ऑटोनॉमस, मुझे किसी ने बताया ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है, तो जिनको रिसर्च करना है उनको वो सिखाइए आप, जिनको नहीं ज़रूरत वो सिखाने की ज़रूरत नहीं। अननेसेसरी एक लाइफ का बहुत टेंशन वाला, तो मैंने अपनी एक थ्योरी निकाली थी तब कि ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इतनी सारी सूर्यमालाएं हैं, इतनी सारी सूर्यमालाएं में अनेक ग्रह हैं, अनेक ग्रह में एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी में कितने अभी 6 बिलियन और 7 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें से मैं एक हूँ, उसमें से मेरी अनेक सारे एग्ज़ाम है, एक से एग्ज़ाम में एक पेपर फेल हुए तो क्या होता है। तो ऐसा अपना अपना एक थ्योरी डेवलप किया था कि कुछ करना है। स्ट्रगल बहुत था। 10 रुपए की नोट बहुत मुश्किल से मिलती थी और संभाल के रखता था। यहाँ साइकिल पे आता था तो मेरा साइकिल का सीट कवर स्प्रिंग का था, तो सीट कवर का वो रिविट निकल गए थे, तो ऊपर का सीट कवर निकलता था बाहर। और कुछ बच्चे थोड़े मजाक में, पैसे वाले लोग यहाँ पे भी है, तभी थे, आज भी है, थोड़ा मजाक करते थे, कभी कभी फुटबॉल जैसे उड़ा के लेके जाते थे सीट कवर मेरा। तो 1-2 बार हो गया कि 50 फुट दूर जाके मिलता था, 100 फीट दूर जाके मिलता था। तो उसके बाद मैं जैसे सीट से उतरता था, अपनी सीट अपने शबनम में डालता था। ब्लू शबनम यूज़ करता था मैं। जैसे उतरा अपनी सीट अपने शबनम में डाल दी। लोगों को क्या लगता है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देने का, क्योंकि हम ही अपने को हेल्प कर सकते हैं। बाकी कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई जिसके पास कुछ है कोई देता नहीं है अपने को, ये मैंने लाइफ में देखा है अपने से। तो थोड़ा विवेकानंद जी को पढ़ता था मैं, थोड़ा अपने आप को ताकत देने के लिए। और काफ़ी सारे विवेकानंद जी के मत, बहुत पढ़ा भी नहीं मैंने विवेकानंद जी को, तो बोलेंगे PhD नहीं किया, बट कुछ सेंटेंस हैं वो बहुत अच्छे से याद करके रखे। उसमें से एक सेंटेंस है विवेकानंद जी का, मराठी में है, जेव्हा दशदिशा निराशेच्या अंधकाराने भरून गेल्या होत्या तेव्हा मी म्हणत होतो झुंजत पुढे चला. आज दशदिशा किंचित उधळल्या असतील तेव्हा देखील तोच संदेश आहे, झुंजत पुढे चला. हे एक ठरवलं मी की झुंजत राहायचं, काहीतरी वेगळं करत राहायचं. अजून एक सुधीर फडक्यांचं खूप चांगलं गाणं होतं, आजही आहे, तुम्ही कधी ऐकलं मला माहीत नाही. दुबळ्या पोटी जन्मलास तू, नकोस दुबळा ठरू परंतु, कीर्ती आण तू पायी खेचून, यशवंत हो जयवंत हो. अशी काही काही वाक्य मी आपल्या
करून ठेवली होती हृदयावरती की आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे, कुछ ज़िंदगी में अलग करना है. क्या करना है मालूम नहीं था. तो 91 में जब एडमिशन लिया तभी मैंने सोचा कि कुछ अलग करेंगे और भारत विकास प्रतिष्ठान करके संस्था की स्थापना की. उसमें लोगो बनाया, भारत के नक्शे के बीच में एक पंक्ति निकाली, एक छोटा दिया निकाला और नक्शे के पीछे सूरज निकाला कि ये रोशनी भारत की, ये महान देश है, बहुत महान देश है अपना. हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े महान देश में हमको जन्म मिला. तो ये देश की रोशनी चारों तरफ फैले और एक कुछ अलग काम मैं कर सकूं, ऐसा मैंने उस दिन थॉट डाला था. और नाम मैंने दोस्तों से तब बात की कि क्या नाम रखे क्या नहीं रखे. तो मैं सातारा से हूँ, तो लोगों ने बोला कि सातारा विकास रखो, किसी ने बोला महाराष्ट्र विकास रखो. मैंने कहा कि भारत विकास रखते हैं और भारत विकास प्रतिष्ठान करके 50 रुपया रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगती थी. तो 92 में प्रतिष्ठान रजिस्टर हुआ, 94 में ग्रेजुएट हुआ. डिप्लोमा की क्लासेस, जामसोस की बेटले, ऐसे सब चल रहा था. बी फाइनल ईयर में आने के बाद तब 93 में बालेवाड़ी स्टेडियम पे नेशनल गेम्स हुए फर्स्ट टाइम. तो फ़ी निकालने के लिए, फ़ी कमाने के लिए, तब खाड़िलकर साहब ने मुझे रहने के लिए यहाँ पे अपना A9 करके बंगला है चिंतामणि नगर में. मैं साहब को मिलने गया था सर को कि सर इतना दूर से आता जाता हूँ तो पढ़ाई करने में थक जाता हूँ, ऐसे साइकिल पे आके जाने के बाद मतलब मुर्दे जैसा सो जाता था घर जाके, तो थोड़ा मुझे जगह दे देंगे तो अच्छा रहेगा. तो इन्होंने मुझे साहब ने 25 रुपया रेंटल पे 4 महीने के लिए 100 रुपया, मुझे याद है अभी भी, 100 रुपये दे के वो A9 में एक रूम दे दी और वहाँ पे रुक के एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करता था. फाइनल ईयर में BA में फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम के लिए मैंने सोचा वो बालेवाड़ी स्टेडियम पे हमने, तब मेरा घर का कंस्ट्रक्शन का, हमने पिताजी के हमको 80,000 रुपये मिले थे. तो सांगवी में हमने 2 रूम बनाए, एक अगला रूम खोली, एक पीछे का खोली, ऐसा. क्योंकि आर्किटेक्ट की क्या ज़रूरत है अभी तब पता नहीं था. मैं बोलता था लोगों को कि आर्किटेक्ट किस लिए लगता है, घर क्या होता है, एक पुढची खोली एक मागची खोली, घर काय असतं. पण त्यावेळेला मेरा थोड़ा सा नेचर कैलकुलेटिव है. एक गाउंडी एक दिन में कितना कंस्ट्रक्शन करता है, कितनी ईंटें लगती है, कितना सीमेंट लगता है, कितनी वाळू लगती है, कितना रेती लगती है, सब थोड़ा हिसाब किताब करता था मैं कि कितने दिन समय में कितना काम होता है, कितनी कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होती है. आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी सबको रिक्वेस्ट रहेगी ज़िंदगी में जो भी बनो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखो. जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन करोगे किसी भी चीज़ में, कितने में चीज़ मिलती है, कितने में बेचते हो. बिजनेस क्या है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, यही धंधा है. बहुत बड़ा धंधा है, कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट नहीं है. तो वो काम किया था, घर का कंस्ट्रक्शन का हो गया था. तो बालेवाड़ी स्टेडियम में मैं गया, 2 साल वही डिप्लोमा के क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वही क्वेश्चन, वही आंसर देके थक गया था. टीचर लोग कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन मैं 2 साल में थक गया सिखाने का, वही आंसर वही क्वेश्चन. तो वहाँ पे जाके मैंने बताया, वो लामा करके एजेंसी थी, उनको बताया कि साहब मैं खुद कमा के सीखता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ काम दीजिए. तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि क्या करोगे. मैंने कहा कि कुछ भी करूँगा. आज बालेवाड़ी नेशनल स्टेडियम में जो कंक्रीट के गार्डन में रोड है वो मैंने बनाए हुए हैं 93 में. तो 8 दिन में मज़े की बात यह है कि उन्होंने पूछा कि क्या पढ़े लिखे हो. मैंने कहा सर डिप्लोमा किया, डिग्री कर रहा हूँ. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था, सिविल का मुझे कोई गन नहीं था, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, उन्होंने पूछा नहीं. क्योंकि जिस तरह से मैंने आंसर दिए, सिविल, ईंट, वाड़ू, रेती, ब्रास, कंक्रीट सब बता दिया, तो सामने वाले को लग गया था कि मैं डिप्लोमा सिविल किया है और डिग्री भी सिविल की कर रहा हूँ. तो उन्होंने काम दे दिया मुझे. 2 लाख रुपए का काम था और मुझे लाख भर रुपया प्रॉफिट मिलने वाला था. मैंने काम चालू किया था 12,000 रुपये के लिए, 12,000 रुपये कमाएंगे तो 1 लाख रुपये प्रॉफिट होने वाला था. तो यहीं शंकर महाराज मठ है सामने नज़दीक में, वहाँ गाड़ा वाले रहते थे, उनको मैंने लिया था काम पे. तो तब एक आदमी और एक लेडीज़ की जोड़ी को 150 रुपये मिलता था. मैंने वहाँ पे 40 जोड़ी ली थी उनसे, और गधे का पैसा अलग से. तो 250 रुपये देता था मैं उनको, और 7 दिन में काम कंप्लीट करना था. तो 7 दिन में हमने काम कंप्लीट किया, पूरा काम 7 दिन में कंप्लीट किया. अभी लेवल चेक करनी पड़ती है पता नहीं था. उसके बाद
लातूर का भूकंप हो गया। लातूर का भूकंप हो गया और वो गेम्स जो थी वो 6 महीना आगे चली गई। उसके बाद बारिश गिरी। बारिश गिरने के बाद कहीं 3 इंच पानी, कहीं 6 इंच पानी। सब लोगों ने बम मारना चालू किया कि कैसे काम किया। 7 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन उल्टा सीधा किया। जब 7 दिन में लोग बहुत मेहनत करते थे तो शाम को मैं उनको देसी दारू वगैरह ला के देता था। मेहनत का काम करते थे, वो देसी दारू लीटर में 5 लीटर 10 लीटर का कैन लेके देता था। ऐसा पेक पे सिस्टम नहीं थी तब। तो लोगों का बहुत ख्याल किया, क्योंकि तब वो उनका नाम भी गायकवाड़ी था, जो गधे वाले थे उनका। तो वो बोले कि साहब ऐसा आदमी ने देखा नहीं कि 40 जोड़ी आदमी लेता है, 150 रुपये की जगह लोग 125 रुपये बात करते हैं। आपने 250 रुपये दे दिया। सुबह आप वड़ा पाव ला के देते हैं, शाम को दारू ला के देते हैं, बहुत अच्छा आदमी हो। मैंने कहा भाई मैंने 12 रुपये कमाने के लिए किया था काम, ये 1 लाख रुपये मिल रहा है, थोड़ा तुमको बढ़ गया, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। तो उस चक्कर में फिर वो काम फिर से रिपेयर करना पड़ा, पूरा काम। आप समझ सकते मेरी सिचुएशन। ये रुपया जेब नहीं था, काम सब क्रेडिट पे लिया था, क्योंकि वो जब घर का कंस्ट्रक्शन किया था तो 2-4 सीमेंट वाले, 2-4 वाड़ू वाले, खड़ी वाले पहचान के हो गए थे। 7 दिन में काम कंप्लीट करना था, फिर गवर्नमेंट से पैसा आएगा दे देंगे, तो सरकार ने पेमेंट रोक दी मेरी। सब सप्लायर घर पे आके धरना देके बैठने लगे। मामा हमारा माँ को गाली देना चालू किया कि किसने बोला था इसने ये मस्ती करने के लिए, धंधा करने के लिए, किसने बोला था ये करने के लिए, वगैरह वगैरह हो गया सब चालू। और होने के बाद सुबह 8 बजे जाता था फिर बालेवाड़ी, रात 1 बजे तक बैठता था। अपने ये जो गधे वाले थे वो दोस्त बन गए थे। उनको समझ में आया कि साहब बहुत टेंशन में है अभी। इधर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी, एक भी पेपर नहीं आया, एक भी पेपर। आज भी वो मार्क लिस्ट है, सब जगह एब्सेंट एब्सेंट लिखा हुआ है। मतलब एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ा था वही पेपर देने के लिए आया, बाकी एक भी लास्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एक भी सब्जेक्ट दिया नहीं, सब एब्सेंट। बालेवाड़ी, मुक्काम पोस्ट बालेवाड़ी। तो ये हमारे गधे वाले क्या करते थे, 40-50 कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे। किसी का सीमेंट लेके आते थे, किसी का वाड़ू। रात में काम यही, इसका सीमेंट लेके आओ, इसका वाड़ू लेके आओ, इसका खड़ी लेके आओ। रात में सब ये मार के रखने के, क्या बोलते हैं हम, ढीग लावून ठेवायचे रात्री। सकाळी आलं की पाणी टाकायचं, कालवायचं काम चालू, लेवल करायचं काम चालू। जिंदगी में बहुत सीख लिया कि लोग कौन कब साथ देते हैं, कैसे साथ देते हैं। फिर लास्ट फाइनल सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एक साथ दे दिया, फर्स्ट क्लास भी मिल गया। फिर टाटा मोटर्स ज्वाइन किया एज ए ग्रेजुएट ट्रेन इंजीनियर। माँ को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसको 4,000 सैलरी थी, मुझे 8,000 रुपये मिल गई, दुगनी सैलरी। फिर कंपनी में भी देखा मैंने कि जो काम दिया था, पहले रोटेशन घुमाते 2 साल आपको, पहले ERC में डाल दिया इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में, उसके बाद परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में डाल दिया, फिर फाइनली परचेस में डाल दिया। परचेस में डालने के बाद वहाँ पे केबल का परचेस मुझे दे दिया। मेरे पहले लोग कॉमर्स ग्रेजुएट केबल का परचेस देखते थे, तो वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ की केबल का स्क्रैप अप्रूवल मिला था। हमारे तब वायनाथ करके वाइस प्रेसिडेंट थे और रावल करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और स्क्रैप अप्रूवल मिल गया था केबल का। और स्क्रैप में मैंने देखा कि 4 लाख रुपए मिलेगा कंपनी को, क्योंकि तोड़ने के बाद कोई भी केबल कॉपर के भाव में बिकेगी, प्लास्टिक के भाव में, कॉपर के भाव में। मैंने, हमारे मैनेजर थे टिप्पणीश जोगड़ेकर, उनको बोला कि साहब ये मैं अभी लगा हूँ टेल्को में, लेकिन कुछ दिन पहले तक 10 रुपये नहीं था मेरी जेब में, तो उसमें उस दिन से दिन निकाले हैं, तो ये 2.5 करोड़ रुपया काट देना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं चेंज करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, कौन सी तार कहाँ जोड़ेंगे तो यूज़ हो जाएगा। और वैसे ही प्लानिंग किया। उन्होंने कहा कि नहीं पैसा नहीं देंगे कंपनी से, तुम्हारे बलबूते करो, क्यों मस्ती करते हो, ऑलरेडी अप्रूवल मिला है। भरे पेट वाले सब मैनेजर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। कुछ करने की इच्छा हो तो जुनून होना चाहिए। कि मैं आपको यही सलाह दूंगा,
आप जॉब करें या उद्योजक बने, जहाँ पे भी करते हो काम वहाँ पे अपना समझ के करो। मुझे तभी वही लगा कि ये 2.5 करोड़ रुपया ज़्यादा अमाउंट है, स्क्रैप हो जाएगी तो ठीक नहीं है। तो मैंने वो पूरी चेंज कर दी, केबल चेंज कर दी, यूज़ कर दी, तो कंपनी का 2.5 करोड़ का सेविंग हो गया। मुझे 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैंने सोचा नहीं, मुझे मेरा मकसद था कि कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए, वो हो गया। मुझे 1 लाख सैलरी थी, 8,000 महीना, साल की 12 महीने की 1 लाख रुपया। तो वैसे तो 250 साल की सैलरी मैंने दी थी कंपनी को एक साल में, वो एक साल काम करके। लेकिन एक अच्छा हुआ कि इंटरेक्शन करने का मौका मिला टॉप मैनेजमेंट के साथ में। जब अवार्ड मिला, ये मिला, तब सातारा से लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि टाटा मोटर्स में अगर हायरार्की देखेंगे आप तो वर्कर ITI कराड़, ITI पाटन, ITI सांगली, ऐसे लोगों से लोग वर्कर करके ज्वाइन होते हैं। और वर्कर का ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3, ऐसा ऑपरेटर 6 तक प्रमोशन होते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, सुपरवाइजर 3, और उसके बाद M1 होता है। एज ए इंजीनियर यू ज्वाइन एज ए M1। तो जो वर्कर करके लगता है उनको लगता है कि M1 मतलब बहुत बड़ा साहब है, बाहर वालों को लगता है। अंदर मालूम होता है कि हम सबसे नीचे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन लोग उम्मीद से आते थे मेरे पास कि इनके पास जाएंगे तो काम मिल जाएगा। रहमतपुर मेरा गांव है, तो रहमतपुर से बच्चे आते थे कि साहब ये 7वीं पास है, ये 10वीं फेल है। इंग्लिश गणित टिपिकल अपना सातारा का हमारा वही होता है, इंग्लिश गणित नहीं आता फेल। तो ऐसे बच्चे आते थे। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे गांव से एक 7-8 बच्चे हैं, उनको कुछ काम दीजिए। क्या काम करेंगे? मैंने कहा कुछ भी करेंगे, पढ़े नहीं तो क्या करेंगे। तो बोले हाउसकीपिंग का, इंडिका प्लांट का इरेक्शन चालू हुआ है, वहाँ पे हाउसकीपिंग का नया हम कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो करें। मैं बोला करेंगे। उमेश माने जो हमारे अभी वाइस चेयरमैन है, जॉइंट MD है, बचपन से दोस्त हैं। उमेश 5वीं में, मैं 3री में, तब से हमारी दोस्ती। उमेश को क्यों चुना? जब 7वीं में गए, मैं 5वीं, उमेश 7वीं में था, तो हमें रहमतपुर में थिएटर था। बैठने के लिए कुर्सी उर्सी नहीं थी, ज़मीन पे बैठते थे, खाली पर्दा था, सामने पिक्चर आता था। तो जब मैं जाता था सातारा से रहमतपुर, तो उमेश दादागिरी करके पिक्चर दिखाने लेके जाता था 7वीं में, फुकट। तो जब ये, और उसका संबंध था, मेरा रिलेशन था, तो जब ये ऐसा काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऐसे देखा मुझे, तो उमेश के पास गया कि उमेश, मैं तो थिंकर हूँ, थोड़ा सा थिंकिंग करता हूँ, थोड़ा मजबूती वाला, मतलब पहलवान आदमी चाहिए कोई साथ में ये काम देखने के लिए, तो तुम देखोगे क्या? उमेश का भी निष्ठा बहुत है। मंडे था, थर्सडे था, जनवरी 97 में उमेश के पास में गया था कि उमेश ऐसा ऐसा काम मिलेगा हाउसकीपिंग का, और तुम देखोगे। शाम को आ गया घर पे, वो तब मैनेजर करके काम कर रहा था एक बैंक में। शाम को आ गया कि साहब मैंने रेसिग्नेशन दे दिया, मैंने रेसिग्नेशन दे दिया। मैं बोला काम मिला नहीं है, मिलने वाला है, तुमने सुबह सुनने में गलती की, मिला नहीं है अभी। नहीं बोला, आपने बोला तुम देखोगे, मैंने छोड़ दी नौकरी। तो इस तरह से आपकी टीम होनी चाहिए। मतलब आपको बिजनेस करना है ना, तो कमिटेड पीपल हु बिलीव इन योर विजन लोग होने चाहिए आपके साथ में, तभी आप कर पाते हो। तो फिर 22 में 97 जनवरी में उमेश ने रेसिग्नेशन दिया। 22 में 97 हमने 8 लोगों से काम चालू किया टाटा मोटर्स में हाउसकीपिंग का। जे ब्लॉक में 2 आदमी, एज ब्लॉक में 2 आदमी, कार प्लांट में 4 आदमी। पहले महीने का बिल हुआ 12,009 रुपया। उसके बाद पूरे साल का टर्न हुआ 8 लाख रुपया। फिर लोगों ने बोला गार्डनिंग का काम करोगे क्या? तो हमने कहा गार्डन का काम करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करोगे क्या? हमने कहा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम करेंगे। ऐसे करते करते सर्विसेज बढ़ गई। तब रिश्ते आते थे घर में शादी के लिए। टिल्को में नौकरी थी। माँ को हर तीसरे दिन पोहे खिलाओ, चाय पिलाओ। वही हमारी 2 खुली, आगे खुली पीछे खुली। तो हमने सोचा कर लेते हैं शादी। फिर फाइनली बाकी इधर उधर देखने का भी मौका ही नहीं मिला था, तो कुंडली देख के फाइनल कर दी। एक पंडित के पास गया, ये भाई ये 3-4 लड़कियां हैं और जिसमें से जो अच्छी लगती है कुंडली मैच होने वाली उसको
कर देते शादी। और एक के ऊपर भरोसा नहीं था तो और दो लोगों को दिखाई। एक साउथ इंडियन पद्धति से देखता था, एक हमारे असगर शेख पूनावाला करके थे मुस्लिम, वो ज्योतिष देखते थे। तीनों ने एक ही के ऊपर हाथ रखा। मैं बोला ठीक है फिर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन पद्धति, बहुत सारी पद्धत होती है उसमें, लेकिन अभी खुश हूँ। 25 नवंबर 99 को मैरिज हुआ, तब तक बिजनेस भी 40-50 लाख तक गया था। वैशाली को बोला कि अभी ये छोड़ देता हूँ। बोली शादी के लिए नौकरी कर रहे थे? मैं बोला हाँ वही कर रहा था, शादी के लिए कर रहा था। उसके बाद छोड़ने का पहले ही दिन बोल दिया ऐसे ऐसे छोड़ने का है, बिजनेस पूर्ण वेळ बिजनेस ही करने का है। तो बोली देखो तुम। तो फिर अगले साल छोड़ दी टेल्को। 2001 में रिजाइन फ्रॉम टाटा मोटर्स फुल्ली। छत्रपति शिवाजी दूसरा आदर्श है, एक विवेकानंद है, दूसरे शिवाजी। मैंने कहा हाउसकीपिंग धंधा हमने इन्वेंट नहीं किया, कई लोग करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। हमने कहा थोड़ा सा अलग करते हैं, तो मैकेनाइजेशन से चालू किया। वैक्यूम क्लीनर, हाई प्रेशर जेट मशीन, स्क्रबिंग ड्राइंग मशीन्स, ऐसा सब चालू किया। बैंक 1 रुपया लोन नहीं देते थे। 50,000 रुपये की बैंक गारंटी के लिए बैंक 50 रुपये बैंक में रखने के लिए बोलते थे। टेल्को का जो बचा कुचा पैसा था वो रख दिया था बैंकों में, और 50,000 की बैंक गारंटी मिलती थी। उसके बाद फिर सोचा कि यहीं पे टंगड़ी में के अच्छा नहीं है तो साउथ जाते हैं। तो बेंगलोर में ब्रांच ओपन की हाउसकीपिंग के लिए। वहाँ पे जी पावर का काम मिल गया, फिर पार्ले बिस्किट का मिल गया, फिर हिम्मत सिंह का सीढ़ी, 7-8 कंपनीज मिल गई बेंगलोर में। फिर हैदराबाद में चालू की, फिर चेन्नई में चालू की। 2002, 1, 2, 3 तक साउथ अच्छा सेट हो गया था और धंधा भी 2 करोड़ तक चला गया पर मंथ, पर ईयर। तो पार्लियामेंट हाउस में लाइब्रेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बिल्डिंग बनी है। तो उसमें के श्रीनिवासन करके चीफ इंजीनियर थे। ये इक्विपमेंट बेचने वाले यूरेका फूड्स, जॉनसन डाइवर्स, ये लोग वहाँ पे जाके पूछते थे कि हमारा इक्विपमेंट ले लो। उन्होंने कहा कि हमें इक्विपमेंट नहीं खरीदना है, कोई एजेंसी का नाम बताओ। तो भारत विकास सर्विसेज करके एजेंसी का पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किया था। तो लोगों ने सजेस्ट किया उनको कि पूना की एक कंपनी साउथ में अच्छा काम करती है। तो उन्होंने बोला उनको बुलाओ। तो मैं दिल्ली जाके उनको मिला। उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट का जो किस्त है इंस्टॉलमेंट मैं 5 साल के ऊपर निकालूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए दूंगा, कर सकते हो तो करो। 40 लाख रुपए की इक्विपमेंट लेते, बहुत बड़ी रिस्क थी क्योंकि धंधा ही 2 करोड़ का था, प्रॉफिट 10 लाख 15 लाख मिलता था साल का। 40 लाख की इक्विपमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो गले में पड़ जाएंगे इक्विपमेंट सब। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। अपनी टीम पे ऊपर विश्वास था, टीम अच्छा काम करेगी, तो काम ले लिया, अच्छा किया। तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी का काम तो मिल गया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट हाउस दे दिया ट्रायल बेसिस के लिए। 2002 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन्स के लिए लोकसभा चैम्बर, राज्यसभा चैम्बर और सेंट्रल हॉल में जाने नहीं देंगे, बाहर का काम करिए। तो बाहर का काम चालू किया। 1 महीने में पूरा चकाचक हो गया। वो रेडस्टोन पूरा काला हो गया था, उसको पूरा चमका दिया, लाल कर दिया। तो लोग प्रश्न पूछने लगे कि अंदर काम खराब है, बाहर अच्छा है। तो बोले पूना की कंपनी करती है बाहर का काम। तो लोगों ने बोल दिया कि पूरा उनको ही दे दो काम। तो पूरे परमानेंट लोगों को जो CPW थे उनको बाहर निकाल दिया, पूरा हमको दे दिया। हमने अच्छा काम किया। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए थे नए नए, उनको मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के लिए अच्छा लगता था। 7 RCR उनका घर है PM का। तो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत तगड़ा सिक्योरिटी देता है। तो SPG वाले ने बोला कि यही कंपनी को अगर आप देते हो ट्रायल के लिए तो मैं अलाउ करूँगा। वांचू करके साहब थे तब, वो अभी गोवा के राज्यपाल थे। तो उनको मैं मिला, उन्होंने कहा कि इसी कंपनी को देते हो तो हम ट्रायल दे देंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। फिर वो मिल गया काम, PM के घर का काम मिल गया ट्रायल बेसिस के लिए, वो कंटिन्यू हो गया। फिर PM का घर मिल गया, फिर राष्ट्रपति भवन मिल गया। टाटा मोटर्स पुणे ने मुझे बोला कि आप जमशेदपुर जाके काम करोगे क्या? हमने कहा जमशेदपुर भी जाएंगे। तो जमशेदपुर का काम चालू किया, फिर रुद्रपुर का काम चालू किया। बहुत सारी सर्विसेज ऐड करते करते अभी 55,000 लोग हो गए। महाराष्ट्र का भी इमरजेंसी मेडिकल का भी काम हम करते हैं। उसके पहले 2007 में
फियाट का कुर्ला से प्लांट शिफ्ट करना था, रांजणगांव शिफ्ट करना था, इंक्वायरी देने के लिए रेडी नहीं थे फियाट वाले। या आप हाउसकीपिंग का काम किए हो, लैंडस्केपिंग का काम किए हो, प्लांट शिफ्टिंग ये हाउसकीपिंग जैसा सिंपल नहीं है, तो हाईली टेक्निकल जॉब होता है। वेल्ड शॉप के जिग्स होते हैं, एक एक मिलीमीटर भी नहीं, माइक्रोन में ही बात करते हैं। CNN मशीन, तो पूरा वेल्ड शॉप, और उनके 70% ड्राइंग्स मिसिंग थे, क्योंकि 2005 में जो फ्लड आया था 70% ड्राइंग मिसिंग थे फियाट के, और इंक्वायरी देने के लिए रेडी नहीं थे। तो मैंने क्या कि युक्ति की थोड़ी सी, टाटा मोटर्स में जहाँ पे भी रिलेशन थे वो सब जगह दिल का रिश्ता रखता हूँ। तो टाटा मोटर्स में जब हमने पेंट शॉप का काम किया था तो सब लोग रिटायर हो गए थे, जिन्होंने सफारी लाइन खड़ी की, जिन्होंने सुमो लाइन खड़ी की, जिन्होंने इंडिया का प्लांट खड़ा किया, वो सब लोग रिटायर होकर घर में आराम कर रहे थे। अच्छे लोग थे, विद्वान लोग थे सब, अभी भी मित्र है मेरे। तो उनको जो घर पे जाके एक एक घर पे, सहकार नगर में किसी को मिला, कातरज में किसी को मिला, कोथुड़ में किसी को मिला, उनको बोला कि साहब घर में आप आराम ही कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा गाइड करिए। ये फियाट का प्लांट शिफ्टिंग का काम इंक्वायरी नहीं दे रहे वो लोग। एक इलेक्ट्रिकल की एक्सपर्ट, एक हाइड्रोलिक की एक्सपर्ट, एक डिज़ाइन की एक्सपर्ट, एक कन्वेयर की एक्सपर्ट, ऐसे 20 लोगों को फियाट में लेके गया कि साहब ये मेरी टीम है, ये मुझे गाइड करेगी। तो इंक्वायरी मिल गई, क्योंकि टाटा मोटर्स के लोग इतने पढ़े लिखे, तो इंक्वायरी तो देना ही था उनको, तो इंक्वायरी मिल गई। फिर कोटेशन सबमिट किया, गर्जी करके इंटरनेशनल कंपनी इटली की, प्लांट शिफ्टिंग में बहुत माहिर लोग हैं, गर्जी। उनका कोटेशन आया 30 करोड़ का, हमने दिया 18 करोड़। फिर वो फियाट के, इनफैक्ट कल ही लिंक्डइन में करता नहीं हूँ, लिंक्डइन फिक्स, कल ही मेरा बच्चे ने हमारा ऑफिस में बोला साहब थोड़ा प्रोफाइल वगैरह देख लें नए साल का, तो कल वो लिंक्डइन पे थोड़ा अपडेट किया, तो डी फिलिपिस तब फियाट के यहाँ के CEO थे। तो उन्होंने वो फिर सर को हाथ लगाया कि भाई 18 करोड़ का और 12 करोड़ का गैप है, कैसे काम करोगे। मैंने कहा साहब करेंगे हम। बोले 22 वीक्स का टाइम है, उसके बाद क्या पेनल्टी एक्सेप्ट करोगे। मैंने कहा साहब 1 वीक अगर लेट होता है तो पहले वीक के लिए 10,000 रखो, अगला वीक होता है तो 20,000 रखो, उसके अगले वीक होता है तो मतलब 1 महीने के ऊपर जाते तो पर डे 1 लाख रुपए पेनल्टी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट है, मैं हाँ करेंगे। तो पर डे 1 महीना अगर लेट होता है 22 के मतलब 5 महीने, 6 महीने के ऊपर जाते तो 1 दिन का 1 लाख रुपए पेनल्टी, ऐसा क्लॉज उन्होंने डाल दिया एडिशनल। विश्वास नहीं था वो हमारे ऊपर, और हमने वो काम ले लिया। वहाँ पे यूनियन बहुत अच्छी तगड़ी थी फियाट की, वो शिवसेना वाले मनसे, तब मनसे नहीं थी, शिवसेना ही थी। तो पहले 1 हफ्ता तो उनके पैर पकड़ने में चले गए, भाई कॉन्ट्रैक्ट लिया 1 लाख रुपए पेनल्टी, बाद में आप परमिशन दे दो प्लांट काटने के लिए। यहाँ पे डिज़ाइन, क्योंकि फियाट कुर्ला में 25,000 स्क्वायर मीटर में एक प्लांट था, 25,000 स्क्वायर मीटर, और राजनांदगांव में 15,000 में बिठाना था। तो पूरा लेआउट डिज़ाइन चेंज करना था, बस बार्स लेआउट कंप्लीट डिज़ाइन रीडिज़ाइन करना था। तो वो 8-10 दिन के बाद वो यूनियन वाले मान गए, क्योंकि उसमें कुछ सातारा के लोग थे, इधर उधर से थोड़ी सी पहचान निकल के इसके पैर पकड़ उसके पैर पकड़ करके हो गया सब, और प्लांट शिफ्टिंग का चालू हुआ काम। 22 वीक में 800 ट्रक लोड वहाँ से काट के यहाँ पे लाके रीरेट करके नई फैक्ट्री बनवाई, और लास्ट गाड़ी जो फियाट कुर्ला में बनी थी उसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, ये गाड़ी का मेजरमेंट पहले से अच्छा आया कुर्ला में जो शिफ्ट बनने के। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम लिया, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहाँ पे भी लोगों ने ऐसे ही ताके वाके मारे कि कैसे करोगे, क्या करोगे। हमने कहा बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, काम ही करके दिखाएंगे। और 2 साल का काम, महाराष्ट्र में 110 कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, L&T से लेके सब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। वो टीम बहुत तगड़ी है अपनी, आप जैसे चलाते हो वैसी फैमिली चलती है। तो 2 साल का काम हमने 18 महीने में कंप्लीट किया। उसके बाद किसी ने बोला कि 3 साल पहले शुगर फैक्ट्री चलाओगे क्या। गन्ने से शुगर बनती इतना ही मालूम था, कभी अंदर गया नहीं था। मैंने कहा कर देंगे, और वो भी कम से कम 4 महीना लगता है किसी भी फैक्ट्री को
ओवर ऑयल करने की। वो फैक्ट्री 3 साल बंद थी, 6-6 फीट घास बड़ा था, और 3 नवंबर को हमको वो फैक्ट्री का पोजीशन मिला बैंक से ताला तोड़ के, और 25 नवंबर को हमने वो फैक्ट्री चालू कर दी विथ क्रशिंग। तो आप टीम किस तरह से डेवलप करते हो उसके ऊपर काम होता है। वैसे ही अभी इमरजेंसी मेडिकल का काम, महाराष्ट्र में 950 एम्बुलेंस चल रही है। आप किसी से भी फ़ोन से कभी भी 108 नंबर पे डायल करिए, 2 रिंग से अंदर फ़ोन उठ जाएगा। बाकी गवर्नमेंट की 10 सेवाएं हैं, 100 नंबर है, फायर का अलग नंबर है, इमरजेंसी मेडिकल का 108 नंबर है। कभी भी फ़ोन करिए, 2 रिंग के अंदर फ़ोन लोग उठा लेंगे, आपको पूछेंगे क्या हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, हार्ट ट्रबल है, क्या है, और 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। एम्बुलेंस में डॉक्टर रहेगा, 80 प्रकार की दवाइयाँ रहेगी, और ये भी काम सरकार के हिसाब से, टेंडर के हिसाब से 3 साल में करना था। मैंने जब हिसाब देखा कि लास्ट ईयर 1,70,000 लोगों की मौत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज न मिलने की वजह से हुई है, तो मैंने तब के सीएम साहब को और डिप्टी सीएम साहब को बोला कि साहब थोड़ा जल्दी करूं तो चलेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि 2 साल का है, 1 साल में करो, 2 साल में करो। मैं बोला 1 साल में कोशिश करूंगा। तो बोले ज़्यादा तुम अच्छा काम करते हो हनुमंत, तुम्हारी टीम अच्छी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, 1 साल के बाद 2 साल में किया तो भी चलेगा। मैं बोला ठीक है साहब, और आप यकीन नहीं करेंगे 5 महीने में पूरा काम कंप्लीट किया। 3,000 डॉक्टर लिए हमने काम पे, बीवीजी में अभी 3,000 डॉक्टर काम करते हैं। 3,000 डॉक्टर लिए, 3,000 ड्राइवर, सपोर्ट स्टाफ, उनको ट्रेनिंग देना लाइफ सेविंग का। गढ़चिरौली में कोई हार्ट अटैक होता है या मुंबई में होता है तो प्रोटोकॉल बनाना, ये सब काम हमारी टीम ने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छे से हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज का यहाँ पे अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो उसका मॉनिटरिंग मैं ऑनलाइन करता हूँ, टेंडर में कहीं लिखा नहीं है। मॉनिटर करता हूँ कि उसमें दिखता है कि आज अभी ये वक्त पे कौन सी एम्बुलेंस में कौन सा पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग है मेरे पास। गाड़ी में जीपीएस जीपीआरएस सिस्टम लगी हुई है गाड़ी में, बेस्ट इन द क्लास। मतलब प्राइम मिनिस्टर को जो एम्बुलेंस मिल सकती है वही एम्बुलेंस स्टेट के सर्वसामान्य नागरिक के लिए अवेलेबल है, जिसमें अगर हार्ट बंद होता है तो डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, इट इज़ आईसीयू ऑन व्हील्स। उसका नतीजा ये हुआ कि कल का फिगर मैंने देखा, महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी गंभीर है। कल का फिगर है मेरे पास, लगभग 1980 बच्चे एम्बुलेंस में पैदा हुए। गांव में रात 12 बजे किसी प्रेग्नेंट वुमन को तकलीफ़ होती है, वो 108 को फ़ोन करती है, जब तक, क्योंकि गांव में ना टांगा होता है ना रिक्शा होती है, कुछ नहीं होता। दूर इलाकों में, पुणे की परिस्थिति अलग है। 1980 बच्चे कल तक एवरीडे 4, 5, 6 एम्बुलेंस में पैदा हो रहे हैं, ये परिस्थिति है। लगभग 110 लोगों का हमने हार्ट जिनका बंद हो चुका था वो हार्ट रिवाइव किया। अब तक 1,93,000, कल का फिगर है, 1,93,000 लोगों को हेल्प हुई। उसमें 20% लोगों को अगर हेल्प नहीं मिलती तो वो मर जाते हैं। ऐसे कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इस तरह से काम बढ़ा रहे हैं। प्लानिंग ये है कि अगले 10 साल में 10 लाख लोगों की बीवीजी बने। मार्च एंड तक 65,000 लोग हो जाएंगे। अभी 55,000 बोला उसने, 55,000 है अभी। 3 और बड़े काम मिले हैं। मध्य प्रदेश का पुलिस का काम मिला है, जिसमें 1,000 गाड़ी लेनी है, 3,000 ड्राइवर लेने हैं। तो और अगले 3 महीने में और 10,000 लोग बीवीजी में जुड़ जाएंगे, 65,000 हो जाएंगे। काठमांडू का पूरा गार्बेज का काम मिला है, काठमांडू में 7-8 लोग काम पे लगेंगे। ऐसे काम बढ़ रहा है। फिर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कर रहा हूँ। सर उस दिन आए थे, बीवीजी क्लीन एनर्जी में प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की, बीवीजी क्लीन टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इन हाउस। कोई भी कचरा प्लास्टिक से फ्यूल बन सकता है और अच्छा बनता है। 10 साल लगाए, 10 साल लगाने के बाद वो टेक्नोलॉजी भी सक्सेसफुल है। बीवीजी क्लीन एनर्जी में सोलर पंप के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ। अभी सोलर पंप 5 HP का 9 लाख में गवर्नमेंट देता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3.5 लाख में लोगों को कैसे दे और अच्छा कैसे हो।
एलईडी लाइट का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहा हूँ। एलईडी लाइट का मैन्युफैक्चरिंग मार्च में हो जाएगा। बीवीजी लाइफ साइंसेस की कंपनी है, उसमें पूरा लाइफ साइंसेस मतलब एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, IIM अहमदाबाद में संस्था है, वो प्रोफेसर अनिल गुप्ता उसके चेयरमैन है। उन्होंने हमारे साथ जॉइंट वेंचर किया अभी, बीवीजी एंड NIB का जॉइंट वेंचर हुआ। उसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में। उसमें 6 प्रकार के चाय है। 7 मार्च को आदरणीय राष्ट्रपति उसका इनॉग्रेशन करेंगे। लास्ट वीक ही हमने उनको डेट मांगी थी लॉन्चिंग के लिए, तो 7 मार्च प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी थी। 6 टाइप के चाय, पेटेंटेड टीज, एंटी ओबेसिटी, एंटी स्ट्रेस, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग आप अभी से लेना चालू करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एंटी एजिंग है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपरटेंशन है। 6 टाइप के एम्स ने सर्टिफाई किया है इसको, मतलब 6 साल रिसर्च किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने उसको क्लिनिकली वैलिडेट किया है। 2-2 हज़ार लोगों के ऊपर ट्रायल लेके। गोट मिल्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। गोट मिल्क में यूराइल करके जो फ्रेंच की सबसे बड़ी कंपनी, 6 बिलियन यूरो टर्नओवर है, 50,000 करोड़ टर्नओवर है, उनके साथ जॉइंट वेंचर करके 30,000 लीटर गोट मिल्क के ऊपर। गोट मिल्क गांधी जी अपनी बकरी अपने साथ लेके जाते थे, लंदन भी गए तो भी उनकी बकरी उनके साथ जाती थी। गोट मिल्क का अभी महत्व नहीं रहा। डेंगू वेंगू अभी होता है ना किसी को, तो गोट मिल्क अगर लेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। प्लेटलेट काउंट डाउन होता है, क्योंकि गाय और भैंस के मिल्क में इम्यूनिटी पावर कम होती है, क्योंकि उनको आप एक तरह का खाना देते हो, वो जहाँ पे खाद रखते हैं वहीं पे खाद देते हो। बकरी पूरे गांव में चर के आती है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, और वो इम्यूनिटी पावर उसकी मिल्क में आती है। तो गोट मिल्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप कभी बड़े शॉप में जाके देखेंगे कि काऊ का मिल्क, काऊ चीज़ एंड गोट चीज़ इज ट्वाइस कॉस्टलियर देन काऊ चीज़, दुगना महंगा होता है। तो हमने यूरेल के साथ टाइप किया कि उनके नाम से यहाँ बनाएंगे। 80% दे विल एक्सपोर्ट इन देयर नेम, और बाकी 20% इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में बीवीजी यूरेल के नाम से हम बेचेंगे। कैमल मिल्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। कैमल मिल्क में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर कभी देखेंगे थोड़ा गूगल करके कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है, वो लोग अगर जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है स्पेसिफिकली, वो लोग अगर 30 ml से 50 ml अगर कैमल मिल्क लेते हैं तो 90 से 110 दिन में उनको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कैमल मिल्क ही इंसुलिन करके काम करता है। बहुत सारी संस्था ने रिसर्च किया है। तो कैमल मिल्क अभी ऊँट कहाँ ढूंढे, दूध अच्छा लेकिन ऊँट कहाँ ढूंढे, तो वहाँ बीकानेर में हमने संस्था है उनके साथ टाइप किया 10,000 लीटर के लिए, और टेट्रा पैक में अगले 3-4 महीने में 30 ml 50 ml के पैक्स आ जाएंगे। पुणे में मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे, जो डायबिटीज़ लोगों के लिए एक वरदान होगा। ऐसे काफ़ी है, मतलब इतनी सारी चीज़ों के ऊपर काम चलता है, मतलब 1-1 मिनट 1-1 घंटे का हिसाब चलता है। कॉलेज में था तो जब टाइम मिलता था तो 18-18 घंटा सोता था। माँ बोलती थी ये पिताजी छोड़ के गए, तू सोता रहता है, पढ़ाई नहीं करता। तब एक डेस्टिनी डिसाइडेड होती है हर एक आदमी की, तब सोने को बहुत ज़्यादा मिला। आज सोने को टाइम नहीं मिलता, 1-1 घंटा 1-1 मिनट का हिसाब चलता रहता है। सुबह से 4 मीटिंग करके आए, या जाने के बाद 4 मीटिंग करनी है, कल मतलब पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीने का प्लानिंग होता है। तो आप अच्छे से काम करो, जहाँ काम करेंगे अच्छे से करो। एक होता है, एक उद्योजक अगर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, तो कांच और हीरे का फ़र्क थोड़ा ध्यान में रखो कि कांच का ग्लास और हीरा, कांच का ग्लास टूट जाए और नीचे गिर जाए और हीरा भी उसमें डाल दे तो एक जैसा नज़र आएगा। लोग बोलेंगे कचरा साफ करो। हीरा हीरा होता है। अपना महत्व समझने के लिए लोग, मुझे किसी ने रेड कारपेट डाल के किसी ने स्वागत नहीं किया, 6 घंटा 8 घंटा बाहर बिठा के रखा, लेकिन अपना महत्व आप लोगों को समझा देने के बाद लोग सर पे लेके नाचते हैं। तो लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, 6 महीना 8 महीना 10 महीना 10 साल टाइम लगता है। पहले दिन से आपको कोई रेड कारपेट डाल के स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि अपने कार्ड के ऊपर किसी बड़े आदमी का नाम नहीं होता है, अपना ही नाम होता है। बट बोलने में गर्व है कि आज आदरणीय मोदी जी भी नाम से जानते हैं, पवार साहब भाषण में मेरे ऊपर बात करते हैं। थोड़ा करके दिखाने के बाद ना थोड़ा मरना पड़ता है, करके दिखाने के बाद लोग सर पे लेके नाचते हैं। तो वो थोड़ा सा सब्र का
ये होता है कि पहले दिन बिजनेसमैन बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, ऐसा नहीं होता है। बुक पढ़ के नहीं होता है कभी। बुक पढ़ के थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है, मैं बोलने से भी थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन मरना अपने को ही पड़ता है। टीम अच्छी चाहिए, तो इस तरह से करेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात किया क्या? हाँ? तो आप कुछ प्लान करो, ज़िंदगी में क्या बनना है वो डिसाइड करो पहले, कि आगे करना क्या है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, नौकरी भी बिजनेस सर का ही करो, अच्छे से करो। बीवीजी में बहुत लोग चाहिए, क्योंकि मैंने प्लान किया 2020 वी शुड बी एटलीस्ट 20,000 करोड़ कंपनी, एटलीस्ट 20,000 एंड विल बी। मतलब अगले 6 साल में मैंने 2020 का विजन लिखा है। और परसों यही झमेला चल रहा था घर में और ऑफिस में कि अभी इतना क्यों भागदौड़ करते हो, कि भगवान की दया से आज जो मिला है ना, 2 लड़कियां हैं, एक 9th में एक 5th में, जो भी है डिस्ट्रेस वैल्यू पे बेचूं तो भी 500,000 करोड़ कहीं नहीं गया। कितना लगता है? मतलब डिस्ट्रेस वैल्यू पे, प्रॉपर वैल्यूएशन लेंगे तो 2,5-3 हज़ार करोड़ कहीं नहीं गया। तो बीवी बोलती है, माँ बोलती है, क्यों इतना भागते हो, क्यों इतने टेंशन लेते हो? मैं बोला कि एक कुछ करके दिखाना है, पैसे के लिए नहीं कर रहे, कि जीरो से लेके कुछ न होने के बाद भी आदमी कुछ करके दिखा सकता है, ये लोगों को एक उदाहरण होना चाहिए। उसके लिए मैं कर रहा हूँ अभी, कि कुछ करके दिखाना है। लाइफस्टाइल अपनी बहुत सिंपल है, भाकरी खाता हूँ, दाल रोटी चावल, बाकी कोई मस्ती नहीं, कोई टेंशन नहीं। ड्राइवर जहाँ मैं रहता हूँ वहीं ड्राइवर भी मेरा सोता है, जगन्नाथ वो आया रहेगा, बाहर रहेगा, उसकी भी एक अलग कहानी है। पेंटिंग की कॉन्ट्रैक्ट करता था मैं, टेल्को में था, टेल्को में लगने से कॉलेज में पेंटिंग की कॉन्ट्रैक्ट करता था। ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा रखा, क्योंकि अपने घर में तो हमने चुना ही मारा था। चूना आता है, उसमें नीला वो कलर मिलता है इतना सा, वो डालने का और लगाने का। और चीना आपने कभी देखा? देखो एक दगड़ी चूना आता है, पानी में डालो पानी उबलता है, प्लास्टिक में बाल्टी में मत डालो, नहीं तो बाल्टी टूट जाती है। लोखंड की बाल्टी में डाल के उसमें कलर करो। तो ये जगन्नाथ पेंटर था मेरा, 100 रुपये हाजिरी देता था मैं। टेल्को में लगने के बाद 97 में 1 लाख रुपये टेल्को ने 2 साल होने के बाद 1 लाख रुपये कंपनी लोन देती थी, 1 लाख रुपया 2% इंटरेस्ट पे। तो तब साइकिल पे एमईटी से गया था, एमईटी से कार लेने का। तो जो भी आदमी मिलता था तो उसको पूछता था गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में, खानदान में किसी की गाड़ी थी नहीं 4 व्हीलर। जो भी मिलता था मैं पूछता था कि कौन सी ले लूँ, डीजल की ले लूँ, पेट्रोल की ले लूँ, वगैरह वगैरह। लेनी थी सेकंड हैंड ही, बट पूछने के लिए 3 महीने लगे। फिर लोगों ने फाइनली बोल दिया कि डॉक्टर की गाड़ी ले लो, डॉक्टर ज़्यादा चलत नहीं है, ढंग से रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो 1 लाख रुपए की गाड़ी ले ली वो। सदाशिवपेट के एक डॉक्टर थे, नीली ब्लू कलर की मारुति 800। जगन्नाथ पेंटर था, मेरे से 2 साल बड़ा है, एमए किया हुआ है, सातारा से ही है। वो एक दिन डरते डरते आ गया मेरे पास कि साहब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ। बोला तू कहाँ चलाता है? बोला आपके पास लगने से पहले मुंबई में बालगल को रात में लेके जाता था, 10 बजे जीप में लेके जाता था, सुबह लेके आता था। 2 साल काम किया है मुंबई में, 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो बोला तू चला गाड़ी। तो टाटा मोटर्स में हमारे जनरल मैनेजर, हमारे मैनेजर्स सब लोग खुद ड्राइव करके आते थे। मुझे 8,000 सैलरी थी, मैं जगन्नाथ को 3,000 देता था। आज ये सब लोग आज भी है। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी बोरवणकर साहब हैं, वो अभी एग्जीक्यूटिव, तब डिविजनल मैनेजर थे, वो तब भी खुद चला के आते थे। अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तेलंग साहब हमारे एमडी करके रिटायर हो गए। सब लोगों को याद है ये हनुमान गायकवाड़ इंजीनियर, वो ड्राइवर लेके, उसका ड्राइवर दिन भर नीचे बैठता था और हम खुद चला गए। मैं एक ज़िंदगी में पहले से तय किया है कि जो काम मेरा दूसरा कोई कर सकता है तो उसको अपलोड कर दो, तभी तरक्की होती है। हर एक को मैं मतलब 3,000 में बचाने के चक्कर में चलता तो नहीं होता था। अभी मीटिंग, जैसे मीटिंग खत्म हुई उसको बोला गाड़ी निकल, आधे घंटे में पहुंचना है, 35 मिनट में पहुंच गए। तो ये थोड़ा सा आप भी सीख लीजिए कि ऑफलोडिंग ऑफ द वर्क टू द पीपल। और ये बचपन से है, मतलब लिव लाइफ किंग साइज, अपना पहले से फंडामेंटल वही है कि मस्ती में रहो।
राजा जैसे जियो और चलता रहता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और फंडामेंटली काम अच्छा करेंगे ना तो सब लोग सर पे लेके नाचते हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। खाली बात करने से, ये करने से, बड़े बड़े हमने कभी आज तक कहीं पर इवन आपने कभी BUG का ऐड नहीं दिख रहेगी। हम कभी किसी काम के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, कभी नहीं देते। एडवर्टाइजमेंट देकर कोई काम नहीं देता है। हमारा जो भी काम आज मिलता है माउथ पब्लिसिटी से मिलता है। एक कंपनी बोलती है दूसरे कंपनी को, भाई इनको काम दे दो, आग बंद करके दे दो। तो ये विश्वास जितना आप पैदा करोगे लोगों के दिन में, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो उस तरह से थोड़ा सा काम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत आगे जाने वाला है और जाएगा भी। इसमें आपका योगदान बहुत है। ज़रूरी है कि थोड़ा सा अलग से सोचो, अलग से काम करो, कोई भी आइडिया में करो। धंधा कोई मैं किया, ये किया, कोई भी बिज़नेस करो, सब बिज़नेस अच्छे हैं। सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, यही धंधे का उसूल है। इंग्रज आए थे मसाले लेने के लिए, यहाँ सस्ते में खरीदे, वहाँ पे महंगे में बेचे। मैं पेंटिंग का काम करता था, 8,000 में काम करता था, 12 रुपये का बिल लगाता था। हम केटरिंग का धंधा करते, 120 रुपये कॉस्ट आती है, 200 रुपये में थाली बेचते। तो कोई भी बिजनेस फंडामेंटली सिंपल, अर्न मनी विथ यूर इथिकल वे छोड़ो मत ज़िंदगी में, लाइफ में, क्योंकि आकर्षण बहुत आएंगे, आकर्षण बहुत आते रहेंगे कि उसके पास क्या है, इसके पास क्या है। मैं देखता हूँ कि भाई कल से मैं आज अच्छा हूँ ना, आज से कल अच्छा हूँ, क्योंकि जिस रूम में मैंने 10 बाय 10 के रूम में 10 साल निकाले, ऐसे रूम में रहने वाले आज भी बहुत है। तो नीचे, ऑलवेज नीचे देखा करो, कंपेयर अपने आप किसी से मत करो। मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता था, न कॉलेज में था, ना आज भी, न कल भी। कंपेयर मत करो, क्योंकि यहाँ अंबानी से लेके जो 8-8 का घर बनाते हैं, 8-8 से करोड़ के घर से 1 रुपये नहीं मिलने वाले लोग यहीं पे रहते हैं। तो कंपेयर मत करो अपने आप से, अपने आप से मस्ती में रहो, अच्छा करो, जो करते हो अच्छा करो, जिसके लिए भी करते हो, अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए करते हो। दूसरे को जिस दिन अपना समझ के काम करना सीखोगे, उस दिन आपकी तरक्की को कोई नहीं रोकेगा। इतना बोल के रुकता हूँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बिकॉज आज आम्हाला जे काही इथं माहिती मिळायला लागले किंवा ज्ञान मिळते ना, ते म्हणजे आमच्या आयुष्याची नवीन सकाळ असल्यागतच आहे. सर, मला असा प्रश्न विचारायचा होता. मी मनोज अवघडे आणि फर्स्ट इयर मेकॅनिकल करतोय SKNCOE. अशी कोणती गोष्ट आहे जिनं तुम्हाला आजपर्यंत गाईड केलं आहे? म्हणजे आता लहानपणी किंवा सुरुवातीचा जो काळ होता तो सामान्यच होता, बाकीचे जसे झाले किंवा नॉर्मल झाले ह्या कालावधीत, तसेच तुम्ही पण झाला असता. खरं तुम्ही जे काय अचीव केले ते अचीव करण्यामागचं कारण काय, किंवा कुठल्या गोष्टीने तुम्हाला गाईड केलं, मोटिवेट केलं? कायम नाविन्याचा ध्यास घेतला. ऑल द टाइम आई Thank you, sir. न्यू थिंग्स. थैंक यू. जगन्नाथ की बात जरूर रहेगी. वही जगन्नाथ अभी उसको 50,000 सैलरी देता हूँ, उसको 2 फ्लैट लेके दे दिए. उसके बच्चे जो मैं पढ़ता हूँ वहीं पे डाल दिए. उसको नहीं लगना चाहिए कि साहब बड़ा हो गया मैं वैसे ही रह गया, तो उसका भी ख्याल करता हूँ. So, you are really great. मी पल्लवी उदावंत, टी इलेक्ट्रिकल. तर मला एक क्वेश्चन पहिल्यापासून पडतो. मी एंटरप्रेन्योरशिपची ट्रेनिंग केली आहे, त्यावेळी पण हा प्रश्न पडला होता की आपण बिझनेस स्टार्ट करायचा म्हणतो, आपल्याला नेहमी प्रॉब्लेम्स येतात, पण स्टार्ट तो कसा करायचा? आता आम्ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच आहे आमची, त्याच्यामध्ये खूप प्रॉडक्ट्स असतात. L&T कंपनी आहे, त्यामध्ये पण खूप प्रॉडक्ट्स आहे. नेमकी असा कोणता प्रॉडक्ट घ्यायचा की किंवा कोणती अशी कशापासून सुरुवात करायची की आपण नेहमी पुढे जात राहू? तुला जे चांगलं जमते तू कर. तुला जे चांगलं जमते, तुला डिझाईन चांगलं जमत असेल डिझाईनमध्ये जा. तुला काम करायचं, एक्झिक्युशन चांगलं जमतं एक्झिक्युशनमध्ये. मी इलेक्ट्रॉनिक्स केलं, पण इलेक्ट्रॉनिक्स सोडून बाकी सगळं करतो मी. हां सर, तेव्हा आपण जे करतो ते केलं पाहिजे असं काय नाही.
सगळीकडे सगळ्या ब्रांचेसमध्ये इंटरेस्ट आहे, पण ॲक्च्युअलमध्ये स्टार्ट कसं करायचं आणि आपल्याला ॲक्च्युअल मनी प्रॉब्लेम येतो. तर मनी प्रॉब्लेम आल्यानंतर नेमकी असं कोणती स्टेज असते की आपल्याला म्हणजे असं काय समजवायचं मनाला की आपण करू शकत नाही असं मन सांगतं आपल्याला, पण आपण काय समजवायचं की आपण करू शकतो. हेच सांगितलं ना मी की झुंजत पुढे चला, हेच मनाला सांगत राहायचं आणि करत राहायचं. फंडामेंटली एक लक्षात ठेव की क्वालिटीचं काम करायचं, जे काय करू ना ते चांगलं करायचं. मार्केटमध्ये तू उद्या म्हणली मी इलेक्ट्रिकलची वायरिंगची कामं घेईन घरामध्ये, असं एखादी लाईन होतं तू इलेक्ट्रिकल म्हणून सांगतो की इलेक्ट्रिकल वायरिंगची कामं घेणार असशील तर पहिला अभ्यास कर. कुठल्या केबल असतात, फिनोलेक्सची केबल असते, अजून 10-15 केबल कंपन्या आहेत. मग त्यातले काही प्लस पॉईंट शोधायचे किंवा ही फायर प्रूफ आहे. मग ज्यांचे फ्लॅटचं बांधकाम चालू असेल बंगल्याचं, तिथं जाऊन सांगायचं मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे, मी वायरिंगचा अभ्यास केला, ही फायर प्रूफ केबल आहे, हिला आग लागत नाही, शॉर्ट सर्किट होतं साहेब, ह्याच्यात शॉर्ट सर्किट होणार नाही. मी कंप्लीट काळजी घेईन, अर्थिंगची काळजी घेईन, ह्याची काळजी घेईन, तुमच्या घरात कधीही शॉर्ट सर्किट होणार नाही. साहेब 2 पैसे मला जास्त लागतील पण मी चुकीचं काम करणार नाही. असं तू समजून सांगितलं, तू इंजिनियर म्हणून सांगितलंस आणि सगळा अभ्यास करून सांगितलं, तुझा धंदा चालू झाला. सर, पण 10 रुपयाचं काम कर, 12 रुपयात विक. एखाद्या वेळी जर फेल्युअर आलं सपोज, फेल्युअर येणारच ते ना, कसं येईल फेल्युअर? नाही पण तरी माल ज्या किमतीला घेतला त्यापेक्षा थोड्या जास्त किमतीलाच विकायचं ना, पण फेल्युअर कसं येईल? फक्त पैसे वेळच्या वेळी घ्यायचे. ओके सर, थँक्यू सर. गुड आफ्टरनून सर. सर मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम रहता है. जैसे मेरी मम्मी मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाती है, बट हमारे पास मैकडॉनल्ड से अच्छा सिस्टम नहीं है. और सर काफ़ी टाइम मैंने इसमें स्पेंड किया है और मैंने काफ़ी कंपनीज के सिस्टम्स पर ध्यान दिया है एंड हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स पर वो बेस्ड रहते हैं, कमिटमेंट एंड. सर आप क्या कहते हैं कि एक अच्छे सिस्टम के पीछे कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए? अच्छे सिस्टम के पीछे प्रिंसिपल तो होती है, सिस्टम ही प्रिंसिपल होती है. जो सिस्टम आप डेवलप करते हो, ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम पे चलता है, जो प्रिंसिपल पे ऊपर चलता है, वही ऑर्गेनाइजेशन चलाता है. तुमको बर्गर का बिजनेस करना है, माँ अच्छा करती है तो माँ को बोलो पहले रेसिपी लिखे उसकी, तुम उससे अच्छा बनाना सीखो या उसके बराबर बनाना सीखो. एक बार वो प्रोडक्शन में आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन तक वो पर्सनलाइज्ड है बिजनेस, वो बिजनेस नहीं हो सकता. जिस दिन तुम्हारी माँ रेसिपी लिखेगी, तुम बनाओ, तुम वैसे ही, तुम्हारे बनाने के बाद भी टेस्ट वैसे ही आना चाहिए, फिर तेरे दोस्त को बनाने के लिए बोलो, उसका टेस्ट भी वैसे ही आना चाहिए. जिस दिन हो गया ऐसे 10 दोस्तों को लेके दुकान डाल दो, एक यहाँ पे धनकवड़ी में, कातरज में, 10 जगह दुकान चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सर. हॅलो सर. सर तुम्ही सांगितलं की तुमचे आयडियल स्वामी विवेकानंद आणि शिवाजी महाराज आहेत, तर त्यांचे असे काही ग्रेट थॉट्स असतील तुमच्याकडे की त्याने तुम्ही इन्स्पायर झाला, ते आम्हाला सांगितलं तर खूप छान होईल की ज्याचा आम्हाला सगळ्यांना उपयोग पण होईल. ते सांगितलं, एकच वाक्य सांगितलं, झुंजत पुढे चला. रात्रंदिवस तेच करायचं. आज इतकं आलंय तरी मी थांबत नाही, थांबायचंच नाही कधी. आपल्या काम करण्याने लोकांचा फायदा होतोय का हे मी बघतो. सोसायटीचा फायदा झाला पाहिजे, देशाचा फायदा झाला, मग आपला होतोच, आपल्याला करायला सांगायला लागत नाही, होतोच. Hello sir, I'm Vikas Chok from Ahmednagar sir. Sir, I just wanted to ask that how do you manage thousands of people sir? कंपनी घर जैसे ही चलाता हूँ भाई. And one more thing sir, जो आपने मराठी में कहा था स्वामी विवेकानंद जी का, तो आप हिंदी में समझा सकते हैं सर? हाँ, हिंदी में समझा सकते हैं ना. विवेकानंद जी ने कहा था कि जब 10 दिशाओं में घनघोर अंधकार छाया है, तो परतंत्र था ना, 10 दिशाओं में अंधकार छाया हुआ है, तो मैं आप युवकों को, आपको मतलब युवकों को बोलता हूँ कि लड़ो, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो. आज किंचित उषक काल आया, आज मतलब जिस दिन स्वतंत्र आने का ऐसा सपना पड़ा, आज किंचित उषक काल आया है, किंचित उजाला हुआ है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि लड़ो, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, रुको मत. Hello sir. Sir, can I touch your feet sir please? हाँ? Can I touch your feet? अरे नहीं 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 Hi, sir. नहीं Sir, please. फिट मैं नहीं Please, टूट. sir, अरे please. तेरे इसमें मेरे इसमें फर्क नहीं है, हम वारकरी संप्रदाय से हैं. तुम पैर पड़ो, मुझे भी पैर पड़ना No sir, पड़ता I'm है. coming sir. नहीं भाई. गुड आफ्टरनून सर. माझा एक प्रश्न होता. आता 1 तासभर तुम्ही जे लेक्चर दिलं, म्हणजे लेक्चर ते नव्हतंच, फुल. आज मी मन मोकळ्याने बोललो, मी इतकं कुठंच बोललो नाही कधी. म्हणजे आज- गणित माझं आठवलं, मला 6 मार्क 13 मार्क 40 कसे पडले.
बाय द वे आज शनिवार रविवार आहे, त्यामुळे आज कोणीच कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल पाहणार नाही. हां पहिली गोष्ट ही. हां आणि दुसरी गोष्ट, तुमच्याकडनं जे प्रॅक्टिकल नॉलेज समजलं, हां त्यामुळे मला अशी आयडिया यायला लागली की आता मी माझ्या नावाची इन्स्टिट्यूट टाकतो, ज्याचा रोल मॉडेल तुम्हाला ठेवतो. ठीक ठीक. आणि तिथे येऊन तुम्ही दर एका आठवड्याला तुम्ही शनिवार जसं तुमचा टाईम ॲडजस्ट होईल त्या तुम्ही एक लेक्चर ठेवायचं गायडन्स. नाही, परवा मला एका सिनियर आय एस ऑफिसरने सांगितलं की हॅन्डमन म्हणले तुझं आयुष्याची एक शाळा झाली आहे आणि IIM मधनं जे पास होतील त्यांनाच तू प्रवेश देत जा, 10 लाख फीस घे जा. म्हटलं साहेब एक नंतर करेन. हॅलो सर, माझं नाव अर्चित मालपुरे, मी FE कॉम्पला आहे. मला हे विचारायचं होतं की आपली कंपनी एखादी लेवल रीच करते, त्याच्यानंतर ती पॉलिटिकल सिस्टीममध्ये घुसते, तर त्यांना कसं टॅकल करायचं? आपण कुणाला अंगाला लावायचं नाही. नाही, पण कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे त्यांचे साईन करून घ्यावे लागतात. तर सगळं होतं. जास्त चिटकायचं नाही आणि कुणाला शिक्का मारायचं नाही. आपण सगळ्यांच्या जवळ असलं पाहिजे. आज गडकरी साहेब भाषणात सांगतात, BVG माझी कंपनी, शरद पवारही सांगतात आणि राहुल तो सचिन पायलटही सांगतो. सगळे सांगतात ही आपली कंपनी आहे. एवढं डिस्टन्स सगळ्यांशी मेंटेन करायचं. हो, चालेल, थँक्यू. हॅलो सर, मी पण सातारावरून आहे. रेकॉर्डिंग करताना ही नावं घेतली ती कट करा बरं का नंतर. हॅलो सर, मी पण साताऱ्यावरून आहे. साताऱ्यावरून एका छोट्याशा गावामधून आहे. रहिमतपूरला मी BCom कंप्लीट केलं. माझं स्वप्न होतं बिझनेसमॅन व्हायचं. ज्यावेळेस मला बिझनेसमॅनचं स्पेलिंग माहीत नव्हतं, तेव्हापासून मला स्वप्न होतं की बिझनेसमॅनचं स्पेलिंग येत नव्हतं, तेव्हा मला माहिती होतं बिझनेसमॅन व्हायचं, फक्त एवढं मला माहीत होतं. ते स्वप्न घेऊन मी इथे पुण्यामध्ये आलो. पुण्यामध्ये आल्यापासून फक्त ह्याच्यामध्ये दिवस चालला आहे की उद्या दिवस कसा जगू, कारण की एवढी महागाई वगैरे आहे. म्हणजे असं नाही म्हणत बोल मी, आजचा दिवस कसा काढू, उद्याचा दिवस कसा जगू, ह्याच्यामध्ये दिवस चालले आहेत. असं कर माझा 1.5 वर्ष संपला आहे. M.Com करत आहे मी, सेकंड इयर ॲडमिशन घेतलं इथं पुण्यामध्ये. घरच्यांची अपेक्षा होती याने घरी थांबून अभ्यास करावा, कारण की मी अभ्यासामध्ये हुशार होतो, मग गावाकडे थांबावं आणि एक्झाम कराव्यात. मला माझी इच्छा होती, मला बिझनेसमॅन व्हायचं आहे, म्हणून मी इथं पुण्यामध्ये आलो. पण पुण्यामध्ये आलो स्वतःच्या हिमतीवरती आलो. 1.5 वर्ष झाला आज. मी फक्त आज पण असं करतोय की उद्या दिवस कसा घालवू, आजचा दिवस कसा जगू, ह्याचा वेळ चालला आहे. धंद्यासाठी काय आयडियाचा विचार केला तू? आयडिया सर एनिथिंग, मी कशात पण करिअर करण्यासाठी तयार आहे. मी ज्या परिस्थिती तुझ्यासारख्या होतो ना, त्यावेळेला मी ठरवलं भाजी निवडून लोकांना देईन घरामध्ये. सर मी पण ते सुद्धा आयडिया नंतर इस्त्रीचं दुकान टाकीन. नाही सर, ते सुद्धा मी केलं. मग काय अडचण आहे, कर ना. करतोय ना, पण त्यातून गुलटेकडी मार्केटला सकाळी पहाटे 3ला सर जायचं. वाघोली गेले, पहाटे 3ला जायचं गुलटेकडीला. बायपासवरनं खरेदी केली, वाघोलीला विकलेला आहे माल. बायपासवरनं खरेदी केली, वाघोलीला माल विकला. बस मग झालं की व्यवसाय ते चालू. पण करतोय मी. मग उद्याची काळजी घ्यायला करतो उद्याचं मग. काय आहे, बेटर दॅन परा लाईफ काय असं म्हणतोय ना मी. आपल्याला अरे जे achieve करायला आलोय, ह्यातनंच आयडिया मिळत जातील ना तुला. ते तर शिकतो तर आहेच की. हा, ह्यातनंच आयडिया मिळत जातील. अशा काय माझ्याकडे सुद्धा आयडिया कसं काही वर्ण पडत आयडियाज नाही सर, नाही. आयडियाज नाही मागत मी. बसलो. आयडियाज नाही मागत सर मी. मला आयडियाज नकोय, फक्त एकच हवंय. Wonderful session, but we have a schedule to keep up, so we'll be taking the last question now. Hello. So first of all, I would like to say that it was a great one. आपने जो भी कहा वो that was inspiring for me. I Rushabh Shah, second year com. Would like to ask you the question कि आपने बोला था कि तगड़ी टीम चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वो मेंटेन कैसे करने का लोगों का कि टीम should be loyal and they should be dying for you every time and expand भी करना है टीम को. उनको मार्केट में जो मिलता है ना उससे ज़्यादा देने का. सर और एक था, आपने कहा था 2020 तक यू वांट टू रीच 50,000 करोड़, ऐसा ही कुछ कहा था ना. सो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको ऐसा कब लगेगा कि लाइक नाउ इट्स लिमिट, या ऐसा नाउ रिलैक्स? नहीं, वो लगता तो है बहुत बार, लेकिन दूसरे की ऊर्जा है वो भगाने के लिए बोलती रहती है, वो भगता रहता हूँ. रिलैक्स रुकने का मुझे नहीं लगता कि बिजनेसमैन कभी रुकता है, चलता ही रहता है. मतलब टिल द लास्ट टाइम यू विल ट्राई, यू वांट टू सी दैट मीन्स. ऊपर वाले की मर्जी. थैंक यू जहाँ सर. तक है करते रहेंगे. धन्यवाद सगळ्यांनी शांतपणे ऐकल्याबद्दल. थँक्यू. I am sure that many budding entrepreneurs sitting here will follow your path and your theory too. I now request Professor M.R. Khadilkar to present Mr. Hanmantrao Gaikwad with token of appreciation.
Thank you, sir.